जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, अगर जंगल के अंदर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे और तुम जानते हो कि उस इलाके में महीनों से कोई इंसान गया ही नहीं, तो क्या तुम उस आवाज की तरफ जाओगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर देना। मेरा नाम राघव प्रसाद है। मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण डिवीजन में तैनात एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। जंगल मेरे लिए नया नहीं था। ट्रेनिंग के दौरान मैंने कई कठिन इलाके में काम किया था। जंगली हाथी, तेंदुआ, लकड़ी तस्कर, नक्सल, ये सब मेरे काम का हिस्सा रहे हैं। लेकिन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये हिस्सा अलग था। पहले दिन जब मैं कैंप पहुंचा तो बाकी गार्ड सामान्य थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी। जैसे यहाँ लोग कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं। दूसरे दिन सुबह एक बूढ़ा गार्ड मेरे टेंट के बाहर खड़ा हुआ मिला। उसका नाम था राम उदित। उसकी मूछें सफेद थी, आंखें धसी हुई, लेकिन उनमें अनुभव था और डर भी। उसने बिना सलाम किए सीधे कहा, साहब, एक इलाका है अंदर, कंपार्टमेंट 27, उधर गश्त मत भेजिएगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्यों, नक्सल मूवमेंट है क्या? वो बहुत धीरे बोला, नक्सल से बड़ा कुछ है साहब। वहां जानवर भी रास्ता बदल लेते हैं। मैं हंस दिया, क्योंकि जंगल में पला बढ़ा आदमी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन उसी शाम पहली घटना हुई। शाम के करीब 4 बजे वायरलेस पर सूचना आई, एक लकड़ी तस्कर पकड़ा गया है। लेकिन वो भाग निकला। वो भागते भागते जंगल के अंदर की तरफ जा रहा था। मैंने तुरंत 4 गार्ड लिए और पीछा शुरू किया। तस्कर दूर दिख रहा था, घबराया हुआ, भागता हुआ, और हम करीब 700 मीटर अंदर घुसे। और तभी जंगल बदल गया। पक्षियों की आवाज बंद हो गई, झिंगुर बंद हो गया, और हवा भी बंद हो गया। बस एक भारी अजीब सी चुप्पी। मैंने पहले कभी ऐसा जंगल नहीं देखा था। तस्कर सामने भाग रहा था कि अचानक वो ऐसे गिरा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया हो। हम दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। वो जमीन पर पड़ा था, आंखें पूरी तरह खुली, मुंह खुला, चेहरा डर से जकड़ा हुआ, लेकिन शरीर बर्फ जैसा ठंडा। ना कोई चोट, ना नाखून, ना संघर्ष के निशान। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था, कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू एक्सट्रीम फियर। मैं पहली बार चुप हुआ, और जहां तस्कर गिरा था वहां एक अजीब गंध थी। गिल्ली मिट्टी की नहीं, सड़ी लकड़ी की भी नहीं, कुछ और, जैसे बहुत पुराना खून जो मिट्टी में समा चुका हो।
मैं झुका, मिट्टी को सूंघा और मेरा दिल घबराया। राम उदित मेरे पीछे खड़ा था। उसने धीमे से कहा, साहब, यही है दानव वन का किनारा। मैंने पहली बार ये नाम सुना, दानव वन। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा, वही खुली आंखें, वही जमी हुई डर की शकल दिमाग में घूमती रही। अगली सुबह मैंने पुराने रेकॉर्ड निकलवाए, धूल से भरी हुई फाइल, पीले पड़ी कागज। पिछले 20 सालों में 7 लोग गायब, 3 लोग मृत मिले बिना चोट के। सभी घटनाएं कंपार्टमेंट 27 के आसपास हुआ था और एक नोट मिला 1998 के रेंजर की लिखावट में। जंगल में कुछ है, वो दिखता नहीं और मौजूद है। वो इंसान को देखता है, इंतजार करता है और जब डर सबसे ज्यादा होता है तब हमला करता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए क्योंकि ये अंधविश्वास नहीं था, ये दर्ज रेकॉर्ड था। 3 दिन बाद रात की गश्त में मैं, महेश और 2 गार्ड निकले। रात शांत थी, चांद आधा था। हम कंपार्टमेंट 27 से थोड़ी दूर पर थे कि महेश अचानक रुक गया और उसकी सांस तेज हो गई। उसने मुझे कहा, साहब, किसी ने मेरा नाम लिया। मैंने कहा, कोई जानवर होगा, लेकिन वो बोला, नहीं साहब, मेरी माँ की आवाज थी। मैं सन्न रह गया। महेश की माँ को गुजरे हुए 12 साल हो चुके थे और वो कांप रहा था। हमने तुरंत गश्त रोक दी और कैंप लौट आए। और सुबह महेश नहीं मिला, पूरा कैंप खोजा गया। फिर कंपार्टमेंट 27 के किनारे उसका एक जूता पड़ा मिला, बस जूता। महेश कभी नहीं मिला। अब ये मामला सिर्फ एक केस नहीं रहा था, ये मेरे अनुभव, मेरे तर्क और मेरे विश्वास की परीक्षा बन चुका था। मैंने तय किया, फाइल काफी हो चुकी, अब जंगल खुद जवाब देगा। सुबह 5 बजे हल्की धुंध थी, सूरज अभी पेड़ों की ऊंचाई से लड़ रहा था। मैंने अपनी राइफल, वायरलेस टॉर्च और कंपास लिया और राम उदित मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझे कहा, साहब, अकेले मत जाइए। लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, अगर डर सच है तो उसका सामना अकेले ही करना पड़ेगा। और मैं चल पड़ा कंपार्टमेंट 27 की ओर। पहले 300 मीटर तक सब सामान्य था, पत्तों की सरसराहट, दूर मोर की आवाज, पेड़ों पर बंदरों की हलचल। लेकिन जैसे ही मैंने उस काल्पनिक सीमा के पार किया, जंगल बदलने लगा। रोशनी धुंधली होने लगी, जबकि सूरज ऊपर चढ़ रहा था और पेड़ टेढ़े दिखने लगे और उनकी शाखाएं ऐसी मुड़ी थी जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर मोड़ दिया हो। और हवा भारी हो गई, सांस लेना कठिन लगने लगा और सबसे डरावना, जंगल की आवाजें बंद हो गई।
जैसे किसी ने इस इलाके की आवाज बंद कर दी हो। मैं धीरे चल रहा था, फिर भी मुझे अपने पीछे पत्तों की दबने की आवाज सुनाई दी। जब मैं रुका तो वो आवाज बंद हो गई, और मैं जब चला तो वो आवाज फिर आई। मेरी ट्रेनिंग कहती थी मुड़कर तुरंत देखो, लेकिन दिल कह रहा था मत देखो। फिर भी मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर जो पदचिन्ह थे वो ताजा थे, और वो मेरे जूतों के नहीं थे। वो लंबे थे, असामान्य रूप से लंबे। करीब 40-50 मीटर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि दो मोटे साल के पेड़ों के बीच कुछ खड़ा था। पहले लगा कोई सूखा तन्ना है, फिर वो हल्का सा हिला। मैंने आंखें मिचमिचाई। वो एक आकृति थी, लंबी, बहुत लंबी, असामान्य अनुपात वाली। उसकी बाहें घुटनों से नीचे तक लटक रही थी। मैंने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन उसकी गर्दन बहुत धीरे मेरी ओर घूमी, और उसका चेहरा पेड़ की छाल जैसा खुरदरा था। आंखें पूरी काली, और मुस्कान इतनी चौड़ी कि इंसानी चेहरे में आ ही नहीं सकती। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल तेज नहीं, बेकाबू हो रहा है। ऐसा लगा जैसे छाती के अंदर कोई ढोल पीट रहा हो, और हाथ शून्य हो गया, और पैर भारी। और उसी समय मेरे पीछे मेरे पिता की आवाज आई, राघव, इधर आ बेटा। मेरे पिता जिंदा थे, 200 किलोमीटर दूर घर पर, लेकिन वो आवाज हूबहू उनकी थी। फिर एक और आवाज आई, मेरी बहन की, फिर मेरी माँ की। तीनों मुझे बुला रहे थे। अब मुझे समझ आया, ये हमला शरीर पर नहीं, दिमाग पर है। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली, कान दोनों हथेलियों से दबा लिया, और जमीन पर बैठ गया। मैं खुद से बोलने लगा, ये असली नहीं है, ये असली नहीं है, ये असली नहीं है। और मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा मैं भी उसी तस्कर की तरह यहीं गिर जाऊंगा। 5 मिनट या शायद 15 मिनट, मुझे नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे आवाजें कम होती गई। जब मैंने आंखें खोली, वो आकृति गायब थी। जंगल फिर सामान्य लगने लगा। दूर कहीं पक्षी चहक रहे थे। मैं उठा और बिना पीछे देखे भागा। कांटे लगे, पैर फिसला, हाथ छीला, लेकिन मैं रुका नहीं। क्या पहुंचते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और मैं बेहोश हो गया। होश आने के बाद मैंने आदिवासी रेकर मंगवाए, जो एक पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपि है। उसमें लिखा था, जंगल में एक भयभक्ति रहता है। वो सांस नहीं खाता, वो डर खाता है। जितना डरोगे उतना जल्दी मरोगे। तभी मुझे समझ आ गया। पोस्टमार्टम में चोट नहीं मिली, क्योंकि हमला हुआ ही नहीं था। लोग खुद अपने डर से मर गए, और कुछ दिन बाद मेरी ट्रांसफर मंजूर हो गई।
जाते वक्त राम उदित मुझे बोला, साहब, आप इसीलिए बचे क्योंकि आपने डर को पहचान लिया। बाकी लोग उसे सच मान बैठे। मैंने कुछ नहीं कहा। जीप स्टार्ट हुई और मैं चला गया। जंगल पीछे छूट रहा था। जैसे ही हम कंपार्टमेंट 27 के किनारे से गुजरे, हवा बिल्कुल स्थिर हो गया और साफ, बहुत साफ आवाज आई, राघव। मेरी रीढ़ में बर्फ उतर आई, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैं जान चुका था, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। आज भी कंपार्टमेंट 27 बंद है। वहां कोई गश्त नहीं जाती। फाइलों में कारण लिखा है, असुरक्षित भूभाग, लेकिन असली कारण सिर्फ जंगल जानता है। और शायद वो दानव जो आज भी किसी के डर का इंतजार कर रहा है। अगर तुम कभी जंगल में जाओ और कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, तो याद रखना, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता।